Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vaishali. Today we are going to start class 12th Business Studies chapter 5. The name of the chapter is Organizing. So let's start. Organizing. Okay, so first question arises, what is organizing? Organizing क्या है? जहाँ पर हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, एक साथ मिलकर उस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं, और चाहे वो एक्टिविटी आपकी फिज़िकल हो, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, हम सभी चीज़ों को ग्रुप में मिलकर के वर्क कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि देखिए, अभी एक घर है, घर जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं कि यहाँ पर हमारी किचन होगी, यहाँ पर वॉशरूम होगा, इतने बेडरूम होंगे, इतने इतने बड़े बनाएंगे, इतने छोटे बेडरूम बनाएंगे। तो हमारा क्या होता है, हम सिस्टमैटिक वे में उसे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी जब भी हम कोई गोल को सेट करते हैं, हम अपना टारगेट सेट करते हैं, उसे अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें जो भी काम करने होते हैं प्रॉपर तरीके से, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। The process of identify and grouping various activities and bringing together physical, financial and human resources and establishing productive relation among them for the achievement of a specific goal. तो क्या है ऑर्गेनाइजिंग? जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी होती है और सारी चीज़ों को हम एक साथ मिलकर करते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। ठीक है, हम एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जहाँ पर हम अपने टारगेट को सेट कर सकें प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या क्या हैं वो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। आइडेंटिफाई मतलब पता करना और डिवीजन ऑफ मतलब डिवाइड करना वर्क को। सो इट मीन्स डिवाइडिंग टोटल वर्क इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज आर देन ग्रुप्ड इनटू जॉब्स एंड असाइन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, वो कहना चाह रहा है कि जो भी वर्क होता है, जो भी हमारा टारगेट सेट हुआ है, उसको क्या करते हैं, हम उस काम को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं। चाहे आप उसे इंडिविजुअल को दो, चाहे आप डिपार्टमेंट्स में उसे दो काम करने के लिए एक्टिविटी दो, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कोई भी मैं वर्क देती हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपसे मैं बोलूँ कि आप इसका पेशेंट है और इसका आप इलाज करिए, ट्रीटमेंट करिए, तो आप कर दोगे? नहीं, आप तो उस चीज़ में सक्षम ही नहीं है। ठीक है, तो जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगा उसे मैं वो काम दूंगी। क्यों? क्योंकि वो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। तो कहने का सेंस ये है, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम को हम डिवाइड कर देते हैं और उन लोगों को ये काम देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो, उन लोगों को हम ये काम देते हैं जो उस चीज़ में क्या है, स्पेशलाइज्ड हैं, उनको वो चीज़ बेहतर तरीके से आती है। जैसे मैं कॉमर्स के टीचर हूँ तो मैं कॉमर्स ही पढ़ा सकती हूँ, अगर मुझसे बोला जाए साइंस पढ़ाओ या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाओ तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है कि कौन किस काम के लिए बेहतर है, स्पेशलाइज्ड है, और फिर उस काम को क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इन दिस सेकेंड स्टेप combine similar or related jobs into larger units called departments। अब सेकंड स्टेप आता है कि हमने क्या करना है, जो भी काम हैं वो सिमिलर, जैसे मान लीजिए कोई भी मैं आपको वर्क दे रही हूँ, उसको क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा भाई ये सेल वाला काम है, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट में इतने लोग यहाँ पर जिनको सेल की अच्छी नॉलेज है वो लोग इस काम करेंगे। फिर मैंने दे दिया परचेज डिपार्टमेंट में उन लोगों को ये काम दिया जो उस काम में बेहतर हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर जो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं उन लोगों को मैं ये काम दे दूँगी। तो यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि हम क्या करते हैं, जो भी काम हमने आइडेंटिफाई कर दिया है वो काम हम डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और वहाँ पर उन लोगों को रखते हैं जो लोग क्या हैं, स्पेशलाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ऐसे बहुत सारे।
नाउ द थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब असाइनमेंट मतलब होता है, असाइनमेंट मतलब असाइन करना, काम देना, ठीक है। तो कह रहा है आफ्टर फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स ईच एम्प्लॉय शुड बी प्लेस्ड इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन अंडर अ मैनेजर एंड एलोकेट देम द ड्यूटीज बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड नॉलेज। अब क्या होगा, हमने क्या करा, अलग अलग डिपार्टमेंट, पहले में हमने क्या करा था, आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई करके हमने डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई इतने लोग इस डिपार्टमेंट में करेंगे, इतने लोग इस डिपार्टमेंट में करेंगे। सेकेंड वाले में हमने क्या करा थे, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए और जो लोग हमने चूज़ करे थे स्पेशलाइज्ड पर्सन, उसको हम उन डिपार्टमेंट्स में डाल देंगे। थर्ड स्टेप कह रहा है कि अब उन्हें वो काम देना है, जो डिपार्टमेंट में जो लोग रखे गए हैं उनको वो काम देना है। तो यहाँ पर कह रहा है हर एम्प्लॉय को जिस पोजीशन में डाला गया है उस पोजीशन का उसको वो वर्क दिया जाएगा, ठीक है। और एक उनके लिए हर डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर रखा जाएगा। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका एक मैनेजर होगा, परचेज डिपार्टमेंट है तो उसका एक मैनेजर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो इसका एक मैनेजर। जैसे आपकी क्लास में क्या होता है, एक मॉनिटर रखा जाता है। क्यों मॉनिटर इसलिए रखा जाता है, ताकि वो हर क्लास की जितनी एक्टिविटी है वो क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके और अकॉर्डिंग टू दैट वो टीचर को बताए। तो यहाँ पर भी वही है, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर रखे जाएंगे। वो मैनेजर क्या करेगा, उनको उनकी ड्यूटीज़ बताएगा कि भाई तुम्हें ये काम करने हैं, और जो काम सही तरीके से नहीं करेगा वो फिर क्या करेगा, ऊपर बॉस को बताएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर रखे जाएंगे। जो क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा, जिस बंदे या जिस एम्प्लॉय की स्किल और नॉलेज उस डिपार्टमेंट में अच्छी है उसको वो काम दे देगा। नेक्स्ट इज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब कि किसको रिपोर्ट करना है, ये रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। यानी कि किसको अथॉरिटी देनी है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किससे रिपोर्ट लेनी है, ये सारी ही चीज़ें बहुत स्मूथली क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो कह रहा है वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अरेंज इन अ हायरार्की। बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस बनाई गई होंगी, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग क्या बना दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग अरेंज कर दिए गए हैं लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप पे, हायरार्की पे, ठीक है। उन्हें ये पता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिलेशनशिप है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, काम करेगा। और फिर क्या कह रहा है, ईच एम्प्लॉय शुड नो फ्रॉम whom he has to take orders and to whom he is अकाउंटेबल। वो कह रहा है कि हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि किससे उसको ऑर्डर लेने हैं, किससे वो जवाबदेही है। जवाबदेही मतलब अगर वो काम कर रहा है, कुछ गलत हो जाता है तो उसका आंसरेबल वो किसके लिए है, किसको वो आंसरेबल होगा। तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें क्लियर रहती हैं, क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिलेशनशिप क्लियर तरीके से नहीं मेंशन किए जाएंगे कि हाँ भाई ये आपका बॉस है, इसको आपने आंसरेबल होना है या इसको इसके ऑर्डर्स आपने फॉलो करने हैं, तो वो क्या करेगा, जिसकी जहाँ मन आएगी वो वहाँ जा कर के क्या कर देगा, आंसरेबल हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन की जाएंगी आपको। अब देखिए हमने सारे ही स्टेप्स पढ़ लिए हैं। दीज आर 4 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और काम को डिवाइड कर देना है। सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब आपने काम डिवाइड कर दिया तो उनको डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिवाइड कर दो। थर्ड है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब आपने डिपार्टमेंट बना दिए हैं तो जिसको जो जो काम करना है वो असाइन कर दीजिए। फोर्थ है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या है, अथॉरिटी किसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सबको पूरा क्लियर कट होना चाहिए, ताकि क्या है हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो किसको किसके ऑर्डर्स लेगा, किसको अकाउंटेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें उसे पहले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट वन है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मीन्स होता है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ड्यू टू स्पेशलाइजेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पर कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज हो सकती है जब आप क्या करोगे, हर काम के लिए स्पेशलाइज्ड लोग रखोगे। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल है, फॉर एन एग्जाम्पल एक स्कूल है, एक स्कूल में कॉमर्स के टीचर्स अलग होंगे, साइंस के अलग होंगे, ह्यूमैनिटीज़ के
अलग होंगे। अब मान लीजिए कॉमर्स के टीचर से बोला जाए आप साइंस पढ़ा दो, साइंस के बोला जाए ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा दो, तो फिर क्या होगा, सारा ही काम खराब हो जाएगा और जो स्कूल का रिजल्ट होगा वो नहीं आ पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है उसके लिए वही पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड पर्सन रखे जाएं, ठीक है। सेकेंड आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी वर्किंग रिलेशन में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एलोकेट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट स्पेसिफाई हु इज टू डायरेक्ट whom. It minimizes conflicts and confusion about the respective powers and privileges of managers। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसे पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो किसके पास जाए, उसे वो क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को क्लियर नहीं हो रहा, मैनेजर को क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, कि किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, तो क्या होगा, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज मतलब होता है जितनी ज़रूरत है उतने ही रिसोर्सेज यूटिलाइज करे जाएं। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बिकॉज स्पेसिफिक जॉब्स आर असाइन टू इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स विच लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनों का ही यूज़ हो। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल को या हर डिपार्टमेंट को आपने क्या कर दिया है, काम दे दिया है, और जो जिस काम में सही है, बेहतर है, स्पेशलाइज्ड है, उसको वो काम दिया है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतने ही यूटिलाइज करें। नेक्स्ट है अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज मतलब देखिए चेंज को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। अब समय के हिसाब से जो जो चेंजेस एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जो जो ट्रेंड आजकल चल रहे हैं अगर हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। सो अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स adjustment to change due to changing condition in the external environment with respect to technology, market, products, etc. So जितने भी changes आ रहे हैं externally, चाहे वो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहे हैं या मार्केट में आ रहे हैं या प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर चेंज आ रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि वो उन सारे ही चेंजेस को अडॉप्ट करे, ठीक है, नहीं तो उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इट इम्प्लाइज क्लैरिटी इन अथॉरिटी, मतलब आपको किससे अथॉरिटी लेनी है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। Responsibility, relationship, assignment of duties, etc. enables the management to effectively administrate the activities in the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में बॉस से लेकर 4th क्लास तक जितने भी लोग हैं सबको ये पता होना चाहिए कि किसको किससे अथॉरिटी लेनी है, किससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कहाँ पर कौन सा काम किसको देना है, किस तरीके से अचीवमेंट को, टारगेट को अचीव करना है। ये सारी ही चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन तभी आपका इफेक्टिव होगा जब आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ क्लियर रखोगे हर किसी के लिए। 6th है आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड क्रिएटिविटी अमंग मैनेजर्स। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर को क्या देनी चाहिए, क्रिएटिविटी देनी चाहिए। थ्रू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सुपीरियर कैन बी इंगेज्ड इन एक्सेप्शनल मैटर्स एंड द लोअर लेवल मैनेजर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। तो कह रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि आपने अथॉरिटी देनी चाहिए। सुपीरियर अगर मैनेजर्स को क्या देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, काम देगा करने के लिए कि हाँ भाई मान लीजिए मैं एक क्लास है, क्लास में मैंने एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया, ठीक है, और उससे बोला कि भाई यहाँ जितनी क्लास में जितना भी वर्क है वो तुम कराओगे, चाहे वो कॉपी सबमिट करनी है, लेनी है, कोई बात इन्फॉर्म करनी है, कुछ भी है, तो वो सारा कुछ तुम करोगे क्लास में। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि हाँ मैम ने मुझे ये अथॉरिटी दी है, मुझे ये काम करना है। तो इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेगा, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेगी। तो इसलिए कह रहा है कि आप एक हर एम्प्लॉय को या हर मैनेजर को आप तभी डेवलप कर सकते हो जब आप उसे क्या करो, क्रिएटिविटी दो, कोई काम
सौंप दो, ठीक है, कोई अथॉरिटी दे दो। नेक्स्ट है 7th, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मतलब आगे बढ़ना। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय ब्रिंगिंग एन ऑर्डर फॉर एवरीथिंग इंस्टीड ऑफ क्योर्स, रिमूव्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल, ओवरवर्क एंड क्रिएट अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर टीम वर्क। कह रहा है कि आपने क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों की, इंटरप्राइज की ग्रोथ और एक्सपेंशन कब हो पाएगी, जब हर किसी को उस तरीके से काम दिया जाए, यानी कि हर बंदे को उसका काम बता दिया जाए कि भाई तुम्हें ये काम दिया है, तुम्हें ये काम दिया है, तुम्हें ये काम दिया है, और वो अपना काम सही ढंग से करें। इससे क्या होगा, अगर हम जैसे मान लीजिए कॉमर्स के टीचर्स को पता है कि हमें एक को बिजनेस पढ़ानी है, एक को अकाउंट्स पढ़ाना है, एक को इको पढ़ाना है, एक को इंग्लिश पढ़ाना है, फिर साइंस वाले को पता है कि उसने एक ने बायो पढ़ानी है, एक ने केमिस्ट्री पढ़ानी है, एक ने फिजिक्स पढ़ानी है, तो हर किसी को अपना अपना काम बता दिया गया है। अब वो अपना काम सही तरीके से करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक टीचर को पता ही नहीं है कि उसको क्या पढ़ाना है, तो क्या हो सकता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, कई बार क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। अब मान लीजिए एक टीचर से बोला जाए तुम बायो पढ़ा रहे हो, तुम यहाँ कॉमर्स में भी एक सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, अब वो कॉमर्स के लिए स्पेशलाइज तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसे बोल दिया, तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़्यादा काम मिल जाता है, तो वो उस काम के लिए सुटेबल नहीं हो पाते और प्रॉपर तरीके से टीम वर्क नहीं हो पाता। तो आपके लिए ज़रूरी है, टीम वर्क तभी प्रॉपर तरीके से हो पाएगा जब आप हर किसी को उसके मुताबिक एक सुटेबल एनवायरनमेंट और एक सुटेबल वर्क असाइन कर पाएँ, तभी उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो पाएगी, ग्रोथ हो पाएगी और वो एक्सपेंड करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइज बेनिफिट्स देना, स्पेशलाइजेशन को क्लियरिटी रखना, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, अडाप्टेशन टू चेंज, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अडाप्ट करना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तभी आगे काम होगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, हर एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब आप उन्हें काम असाइन करेंगे। लास्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एंटरप्राइज की एक्सपेंशन और ग्रोथ तब हो पाएगी जब आप क्या करोगे, हर काम को हर किसी को क्लियर कर दोगे एम्प्लॉय को कि हाँ उसको अपना काम इस तरीके से करना है, तो फिर क्या रहेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा और एक्सपेंड होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Now next topic, that is organization structure, we will discuss in a next video, ठीक है। I hope you all have cleared this topic. If you have any of the doubt, you can comment in a comment section, I will give you a reply, ठीक है। Till then, bye bye, take care.